नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। देश के नए राष्ट्रपति को लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है और अब बड़ी खबर यह भी आई है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए यशवंत सिन्हा विपक्ष के उम्मीदवार होंगे। दरअसल कभी आरएसएस और बीजेपी के कद्दावर नेता रहे यशवंत सिन्हा को विपक्ष ने राष्ट्रपति चुनाव में अपना प्रत्याशी चुना है। राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार पर फैसला करने के लिए आयोजित बैठक में विपक्षी नेताओं ने उनके नाम पर सहमति जताई। सिन्हा का नाम पवार, गोपाल कृष्ण गांधी और फारूक अब्दुल्ला के राष्ट्रपति पद के चुनाव की दौड़ से बाहर होने के बाद सामने आया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने संयुक्त विपक्ष की तरफ से कहा कि मोदी सरकार ने राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार को लेकर आम सहमति बनाने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किया। इस वजह से संयुक्त विपक्ष यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बना रहा है। कांग्रेस, टीएमसी और सपा समेत 13 विपक्षी दलों ने विपक्ष के उम्मीदवार के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में पावरफुल मंत्री रह चुके यशवंत सिन्हा के नाम पर सहमति जताई है। संयुक्त बयान में कहा गया कि यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति चुनाव के लिए सर्वसम्मति से विपक्षी दलों का उम्मीदवार चुना गया है। इस दौरान कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, तृणमूल के अभिषेक बनर्जी, डीएमके के तिरुचि शिवा, माकपा के सीताराम येचुरी और भाकपा के डी राजा मौजूद रहे। We have decided to field a common candidate who can truly serve as the custodian of the Constitution and stop the Modi government from doing further damage to Indian democracy and India's social fabric. Unquote. At a subsequent meeting held today, we are happy to announce that we have unanimously, I stress the word unanimously, chosen Sri Yashwant Sinha as the common candidate of the opposition parties for the presidential election which will take place on the 18th of July 2022. In his long and distinguished career in public life, तो आपका गलत विचार है। टीएमसी कैंडिडेट बोल के कोई उनको कैंडिडेट नहीं बनाया। उन रिसिग्नेशन देने के बाद जब इंडिपेंडेंट बने तभी हमारी पार्टी उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार है और कांग्रेस पार्टी अपना कोई कैंडिडेट ठहरा करने के लिए कोशिश भी नहीं की और उस तरफ हमने इस वक्त ध्यान नहीं दिया। और जो भी ऑल पार्टीज मिलके निर्णय लेंगे उन्हीं को सपोर्ट करना, ये हमारा स्टैंड था। और हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी का कहना यही था कि अपोजिशन पार्टी को इकट्ठा रहना और एकता के साथ रखना ये जरूरी है आज के वक्त। इसीलिए हमने वो यूनिटी नहीं तोड़ना, इसीलिए हमने ये सोचा कि सब मिलके जब एक होकर एक नाम सामने पेश किए हैं तो हम सब मिलके सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे नेता भी यही बात कही, इसीलिए हम आज यशवंत सिन्हा जी को बात करें। और अब विपक्ष ने संयुक्त होने का दावा और एकजुटता पूरी तरह दिखा दी है और ये एकजुटता अगर कायम रहती है तो यकीन मानिए एनडीए के लिए फिर चुनौती बड़ी होगी, क्योंकि नीतीश कुमार भी कभी कभार अपना तेवर दिखाई देते हैं और अगर इस बार भी नीतीश कुमार ने तेवर दिखा दिया तो फिर एनडीए के लिए परेशानी बढ़ सकती है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद संवारिया बीजेपी से, वरुण पुरोहित कांग्रेस से और इंदुकांत दीक्षित जी राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। आनंद संवारिया जी, ये तो
ऐसा हुआ कि आपकी चाल आप पर ही चल दी। यशवंत सिन्हा को इतने हल्के में नहीं लिया जा सकता और कहीं ना कहीं तिकड़म बिठाने में माहिर हैं और बड़ा दाव चल दिया है विपक्ष ने। और जयराम रमेश ने जब घोषणा की, कांग्रेस ने जब ये ऐलान किया कि प्रत्याशी नहीं उतार रहे, संयुक्त विपक्ष है, तो आपके लिए परेशानी है। और कुछ लोग आपके यहाँ पर ऐसे हैं जैसे नीतीश कुमार हैं, जगनमोहन रेड्डी हैं और नवीन पटनायक हैं। ये लोग हैं जिन्हें आपको और अच्छे से पहचानना होगा इन चुनाव में। अब मैं आपसे जवाब चाहूँगा कि क्या रहने वाला है। बिल्कुल, देखिए चंद्रशेखर जी, भारतवर्ष की डेमोक्रेसी में सर्वोच्च पद है तो राष्ट्रपति महामहिम का है। और महामहिम का पद किसी सब पार्टियों से ऊपर होता है, वो किसी पार्टी में नहीं होते। और अच्छा ये होता कि सारा एक कंसेंसस कैंडिडेट बनकर के महामहिम के कुर्सी पे स्थापित किए जाते, बैठाए जाते। हमारे 13 बड़े बड़े नेता, एनडीए के नेता इसी काम पे लगे हुए थे। लेकिन जो टूटा फूटा विपक्ष है, जो कितने लोगों की मीटिंग बुलाता है और कितने लोग भर्ती होते हैं, उनका मकसद तो यही है कि किसी भी हालत में नरेंद्र मोदी की मुखालफत करते हुए, विरोध करते हुए, आज देखिए हमारी मीटिंग हो रही है, हमने नाम तय करना है, लेकिन उनकी देखिए मनसा क्या है कि उन्होंने करीबन 8 घंटे पहले ही नाम डिक्लेयर कर दिया। नहीं तो आपके दरवाजे पे थोड़ी खड़े रहेंगे, आपके दरवाजे पे थोड़ी खड़े रहेंगे हैं, आपकी हाजिरी में, आपके हुजूर में थोड़ी खड़े रहेंगे आनंद संवारिया जी। नहीं, पूरा विपक्ष आप कहे जैसा हो जाए। आप गए क्या? आपने कोई संवाद किया? पूरा मेरे 13 लोग संवाद के लिए तैयार हैं, लेकिन ये लोग तो पहले ही तैयार थे। देखिए मैं तो इस वक्त मुझे तरस आ रहा है सिन्हा साहब के ऊपर कि उनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है। इन्होंने देखिए जब पूरे के पूरे 22 लोगों की टीम बुलाई तो उसमें से 17 ही लोग आए, और 17 लोगों में से भी किसको कहा कि आप शरद पवार जी आप बन जाइए। शरद पवार जी बड़े राजनीतिक के सूझवाज के लोग हैं, उनको पता था हारना तो है ही, तो मैं क्यों जाऊं। शरद पवार जी ने ना किया, देवगौड़ा जी ना किया, अब्दुल्ला जी ने ना किया, गोपाल कृष्ण गांधी जी ने ना किया। हालांकि सिन्हा साहब से तो ममता जी ने पहले ही हाँ करवा के, जब टीएमसी में थे तो वहां हाँ करवा ली थी। देखिए चंद्रशेखर जी, हमारे पास इस वक्त ऑलमोस्ट आधे से थोड़े से ज्यादा मतलब राष्ट्रपति जी को इलेक्शन कराने के लिए, हमारे कैंडिडेट को जिताने के लिए पर्याप्त वोट हैं। और अभी करीबन 3 बड़ी पार्टियां टीआरएस, बीजेपी, बीजेडी एंड वाईएस कांग्रेस इनके साथ नहीं है, और इनके भी जो 17 लोग आपस में मिले हुए हैं। अब कांग्रेस तो बहुत बड़ी पार्टी है, कांग्रेस तो 137 साल पुरानी, क्यों नहीं उसकी हिम्मत हुई कि वो एक कैंडिडेट खड़ा कर देती। कर दी उसने तो हिम्मत के कंधे पे बैठ कर उसने तो हिम्मत कर दी। तो वो यशवंत सिन्हा सबसे धुर विरोधी, नई बीजेपी के सबसे बड़े दुश्मन, सबसे बड़े धुर विरोधी विद्वान और ऐसे प्रबुद्ध राजनीतिज्ञ जिनका तोड़ ढूंढना मुश्किल। आपके लिए मैं आऊँगा आपके पास। नहीं। जी मैं आऊँगा आपके पास। वरुण पुरोहित जी, ठीक है। वरुण पुरोहित जी, आपने तो चल दिया दाव, और ये कांग्रेस ने बड़प्पन भी दिखा दिया इस बार विपक्ष में। मुखिया को भी, मुखिया के रूप में जो विपक्ष में कांग्रेस थी, उसने बड़प्पन दिखा दिया कि नहीं भाई इस बार आप ही उतार दीजिए, हम आपके पीछे खड़े रहेंगे। ये भी बड़प्पन है। अब इसको कैसे, कहाँ पे यशवंत सिन्हा पहुंचते हैं, ये अलग बात है। जी, अभी तो बीजेपी के जो आपके स्पोक्स पर्सन प्रवक्ता अपनी बात रख रहे थे, उन्होंने एक बात तो बड़ी अच्छी की कि भाई महामहिम का पद होता है, ये कंसेंसस से होना चाहिए। स्पीकर का, मैं तो कह रहा हूँ स्पीकर हुआ, प्रेसिडेंट हुआ, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब कंसेंसस से होना चाहिए। प्रेसिडेंट जैसे डेप्यूटी स्पीकर विपक्ष को देने की परंपरा होनी चाहिए थी, वो नहीं निभा पा रहे हैं पॉलिटिकल लोग।
लेकिन बाकी बातें फिर जहरीली कर गए। जैसे आज की आपने कहा ना नई बीजेपी, जो आपने कहा मुझे बहुत अच्छा शब्द लगा। मैं तो पार्टी विद डिफरेंस तो अटल जी अडवाणी जी के साथ समाप्त हो चुकी। बाकी वही जहरीले बोल, कांग्रेस ऐसी वैसी, ये क्यों नहीं करते, हमारे पास क्यों नहीं आते। अरे भाई आप सत्ता में हो, प्रधानमंत्री जी को क्या दिल छोटा हो रहा था? क्या 56 इंच का दिल नहीं था? क्या फोन करके बात कर लेते विपक्ष के नेताओं से? दूर थोड़ी थे, फोन करके चाय पे, डिनर पे, लंच पे बुला लेते भाई अपना, क्योंकि राष्ट्रपति एक बड़ा वैसा पद है, इतना बड़ा राष्ट्र है हमारा, अपन सब मिलके तय करें। आपने एक बात बहुत अच्छी कही, यशवंत सिन्हा जी बड़े प्रबुद्ध, बड़े सुलझे हुए, बड़े रेस्पेक्टेबल आदमी, वरिष्ठ आदमी, बीजेपी कांग्रेस से मत जोड़िए उनको। तो ऐसे आदमी के लिए कांग्रेस पार्टी कैसे मना कर सकती है, आप मुझे बताइए। और दूसरा संदेश क्या है, अभी इन्होंने कहा टूटा फूटा विपक्ष, आप इनका अहम देखिए, टूटा फूटा विपक्ष और साथ में कह रहे हैं वाईएसआर कांग्रेस हमारे साथ। इनके शब्दों में कांग्रेस, इनको उच्चारण करना पड़ रहा है कांग्रेस शब्द का, ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात। तो 19 दल जो है अगर एक होते हैं, यूनिटी होती है विपक्ष की, तो डेमोक्रेसी आप जो है, आपका हक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है चुनाव लड़ने का। तो यशवंत सिन्हा जी लड़ रहे हैं, अब मान लीजिए कॉलेजियम में पूरे वोट नहीं होंगे तो हार जाएंगे। अगर होंगे, मान लीजिए पटनायक जी की पार्टी और वाईएसआर की कांग्रेस जो पार्टी है, नीतीश कुमार जी मान लीजिए वोट देते हैं तो वो जीत भी सकते हैं। लेकिन अब इन्होंने कहा मुझे तरस आता है यशवंत सिन्हा जी पे, वरिष्ठ आदमी पे आपको तरस आता है, तो भैरव सिंह जी पे क्या आ रहा था जब वो लड़े थे? वो भी भारतीय जनता पार्टी के थे। ऐसे शब्दों का उपयोग वरिष्ठ लोगों के लिए, सम्माननीय लोगों के लिए नहीं करना चाहिए। लेकिन अब ठीक है, आपने कहा न्यू बीजेपी, इनकी लैंग्वेज ऐसी रहेगी वरिष्ठ लोगों से। अब इनका को इन्होंने क्या कंसल्टेशन किया क्या अडवाणी जी से? गए कोई पूछने? नहीं गए। इनकी हिम्मत ही नहीं अडवाणी जी का नाम लेने की, जो तो पिता मैं तो खुद हाथ जोड़ के उनका आदर करता हूँ। इतने बड़े बुजुर्ग देश में बहुत कम लोग हैं जो देश के लिए स्वतंत्रता सेनानी भी रहे, इतना योगदान दिया हर तरह से समाज में, कोई भी पार्टी के हो, वो हमारे लिए आदरणीय है, सम्माननीय है। अगर ये इनमें ही अगर संस्कार होते हैं तो सबसे पहले इनके पिता में अडवाणी जी जाके पैर छू के आशीर्वाद लेते, साहब आप सजेस्ट करो। जैसे हमारे पहले के संस्कार हुआ करते थे, भाई सबसे वरिष्ठ लोगों से पूछते थे भाई ये हाँ कर लें क्या, पर ये नहीं जाएंगे, इनको उनसे बात नहीं करनी, ना किसी नेता की दम में जाकर के बात करें क्योंकि बाहर हो जाएगा। नहीं तो ईडी तैयार बैठी है, पहुंच जाएगी। अच्छा अडवाणी जी के पास गए, ईडी के पास आइए, वहां भी गए तो वहां भी आए, ये चलिए अलग बात है। लेकिन देखिए एक बात अच्छी इन्होंने भी की, मैं भी उस बात को मानता हूँ कि हमारे देश का जो महामहिम है राष्ट्रपति, वो क्या कंसेंसस से होना चाहिए, एक अच्छा मैसेज भी जाता है और एक मतलब एक अच्छी परंपरा प्रारंभ हो सकती है, लेकिन अब नहीं कर पा रहे हैं। आऊंगा मैं आनंद जी एक बार क्रम पूरा कर लेता हूँ, मैं आऊंगा आपके पास। पॉलिटिक्स है आज की, लोगों में राजनीतिक नैतिकता तो देश में है नहीं। अगर राजनीतिक नैतिकता होती तो आप क्या प्रधानमंत्री पक्ष के नेता सब बैठ करके मिलजुल करके उसको तय कर लेते, लेकिन वो नहीं है। सब में सत्ता की हवस है, किसी न किसी रूप में सभी में सत्ता की हवस है और वो चाहते हैं अपना आदमी बैठे, अपना आदमी बैठे। उसमें देश की राजनीतिक व्यवस्था, अभी दीक्षित जी उस पर ज्यादा प्रकाश डालेंगे, मेरे से विद्वान है, तो राजनीतिक व्यवस्था चौपट हो रही है देश की, जब ये माहौल दिख रहा है पूरे देश में। ठीक है, ठीक है इंदुकांत दीक्षित जी, देखिए राजनीति में जो नीति है वो बहुत अल्पमत में है, और अगर उस नीति में सिद्धांत को खोजा जाए तो वो सिद्धांत कहीं नज़र नहीं आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वर्तमान में जो सत्ता है उसके सामने विपक्ष बिल्कुल नगण्य है और सत्ता विपक्ष को कुछ समझती नहीं है। अब आप बताइए, कह रहे थे आनंद सवारिया जी कि रुक जाते, ठहर जाते, थोड़ा इंतज़ार करते, तो ये यूपीए क्या वहाँ दरवाजे पर खड़ा रहता जी हजूरी में? एक संवाद, कहीं ना कहीं संवाद आपने कुछ अगर होता हुआ देखा हो तो ज़रा मुझे बता दीजिए कि कोई संवाद हुआ हो। और विपक्ष को जिस तरह रखा गया विगत 8 वर्षों में, तो विपक्ष की जो भूमिका रही है, तो क्या लगता है कि ऐसे विपक्ष क्या बिल्कुल घुटनों के बल हो जाता सत्ता के सामने? और देखिए विपक्ष को साथ लेकर चलना है अगर किसी मुद्दे पर जो सत्ता पक्ष है, तो पहल की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है, चाहे वो संसद चलाने का मामला हो, चाहे राष्ट्रपति चुनाव का भी मामला है, चाहे उपराष्ट्रपति का मामला हो, स्पीकर का मामला, जैसा अभी अपने पुरोहित साहब ने कहा। तो देखिए जब देश की डेमोक्रेसी में जो सत्ता में है समझे वो बड़ा भाई है, तो जिम्मेदारी किसकी है? बड़े की।
कि सबको साथ लेके चले तब परिवार एकजुट होता है। और कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जैसे राष्ट्रपति चुनाव का मामला हम लोग बात कर रहे हैं अभी, इसमें अगर कंसेंसस बनता है किसी कैंडिडेट पे तो वो एक कैरेक्टर ऐसा देश में आता है जो फुल्ली रेस्पेक्टेबल होता है और सभी रेस्पेक्ट करते हैं, फिर सत्ता पक्ष विपक्ष। कभी विपक्ष भी उस पर बायस जो होने का आरोप नहीं लगा पाएगा, कभी अगर उसका कोई डिसीजन विपक्ष के खिलाफ गया भी तो, क्योंकि वो भी अपने अंतरात्मा में सोचेगा कि भाई इसके लिए तो हमने भी हाँ कहा था। और आखिरकार देखिए इस देश में कई ऐसे संवैधानिक पद हैं जिनपे ऐसा सिस्टम, ऐसी व्यवस्था बनी है कि उसमें कंसेंसस बनाना पड़ता है। तो जब उसके लिए हम कर सकते हैं, उसके लिए कमिटीज हैं जिसमें विपक्ष का नेता होता है, तो इसके लिए क्यों नहीं। एक दूसरा, ये राजनीति है, डेमोक्रेसी में राजनीति बहुत इंपॉर्टेंट है और राजनीति सभी लोग अपनी अपनी चमकाना भी चाहते हैं, उसको जिंदा रखना चाहते हैं, उसमें मजबूत रहना चाहते हैं। तो आप देखिए जो वरुण पुरोहित जी ने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कही, वो शायद आनंद जी को या बीजेपी के लोगों को थोड़ी बुरी भी लग सकती है, लेकिन ये पूरे देश के लोग जानते हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तो जो सबसे वरिष्ठ नेता थे, जो आज नरेंद्र मोदी जो हैं उनको बनाने वाले, उनमें से लालकृष्ण आडवाणी जी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, इस तरह के जो बड़े विद्वान नेता थे जिन्होंने पार्टी की आधारशिला रखी। तो जनता देश में हमने महसूस किया, आपने भी महसूस किया होगा निश्चित तौर पे, कि उनके मन में एक भावना थी कि कहीं न कहीं इन दोनों नेताओं को कभी न कभी वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में जब पूर्ण बहुमत की सरकार आई है बीजेपी की, तो देख सकते हैं, देखेंगे। उनको कभी भी सपने में ये उम्मीद नहीं रही कि इनकी पूरी तरह से उपेक्षा हो जाएगी। ये बात तो बिल्कुल मैं भी सहमत हूं वरुण जी से। लेकिन हैविंग सेड दिस, नहीं, इस बात से हिंदुकान जी पूरा देश सहमत है, इस बात से पूरा देश सहमत है। थोड़ा सा आनंद संवारिया जी से बुरा तो लगेगा, लेकिन कहना पड़ेगा, ये कहीं पूरे देश में ये बात चल रही थी लगातार जो आप कह रहे हैं। मैं आ रहा हूँ आनंद जी। हाँ इंदुकान जी, अब इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए अब आते हैं प्योर पॉलिटिक्स पे। प्योर पॉलिटिक्स क्या है कि हम जब सत्ता चला रहे हैं और हमें लगता है कि मैं देश हित में सत्ता चला रहा हूँ, तो हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे अनुगत हो, सब कुछ सिस्टम, पूरा सिस्टम हमारे इशारों पे काम करे। और अगर अच्छा राजनेता है या राजा, मान लीजिए राजा का जो सिस्टम होता था, तो देश बहुत कल्याणकारी होता था, कोई विरोध का स्वर नहीं होता था। वो भी एक तरीका है, एक सोच है अपना काम करने का। हालांकि लोकतंत्र में इसकी जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास अगर जैसे कहते हैं कि विपक्ष की भी भूमिका, देखिए अब प्राइम मिनिस्टर मोदी को मैं कोट करना चाहता हूँ, इस पे मैं चाहूंगा कि आनंद जी अपनी बात जरूर रखेंगे, कि वो हर मौके पे कहते हैं विपक्ष का बहुत महत्व है, विपक्ष को भी हम सम्मान देते हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्हीं का दिया हुआ नारा है हमें कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। तो ये दो बातें एक साथ सही कैसे हो सकती हैं? अब इसीलिए जब प्योर पॉलिटिक्स की बात करेंगे चंद्रशेखर जी, तो प्योर पॉलिटिक्स में हम चाहेंगे, और मैं मानता हूं कि कई नीतियों में, कई चीजों में प्राइम मिनिस्टर की नीतियां, जैसे कश्मीर में 370 हटाना था, उसमें कांग्रेस ने तमाम विरोध किया, लेकिन वो डटे रहे, तो उनमें हमें कोई विरोध की गुंजाइश नहीं रखनी है। तो ऐसी राजनीति करनी होती है जिसमें कि अगर हमारे पास लोकतंत्र ने इतनी ताकत दी है, जैसे अभी राष्ट्रपति में चुनाव में उनको अपना राष्ट्रपति बनाने की ताकत लगभग है, ये तो थोड़ी चर्चा का विषय है, नहीं तो यशवंत सिन्हा के नाम पे आम सहमति बन जाएगी और भाजपा जिसको कैंडिडेट बनाएगी वो कहीं हार जाएगा, इसकी संभावना दूर दूर तक बहुत कम है, क्योंकि विपक्ष लगातार पिछले 8 साल से बिखरा रहा है, बुरी तरह से बिखरा रहा है। हाँ, देखिए इसके दो पक्ष हैं जो हम आगे चर्चा में आपके रखेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट पक्ष है। अगर इस मुद्दे पर विपक्ष एकजुट होकर के भाजपा को ये बता दे कि विपक्ष एकजुट होकर के आपको लोहे के चने चबाने के लिए मजबूर कर सकता है, अर्थात अगर पूरा विपक्ष भाजपा को छोड़कर एकजुट हो जाए तो उनका कैंडिडेट राष्ट्रपति का चुनाव जीत सकता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, जैसे मैथमेटिक्स में होता है, बट उसको प्रूफ करना ये उनके हाथ में है कि वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो अगर विपक्ष ने प्रूफ कर दिया तो ये मान के चलिए कि 2024 की चुनौती भाजपा के सामने भयानक होगी, जबरदस्त होगी। लेकिन भाजपा की जो अभी तक रणनीति रही है और विपक्ष का जो बुरा हाल अपने देश में रहा है, इसकी संभावना दूर दूर तक नहीं दिखाई देती है, और इसी कारण भाजपा इतनी कॉन्फिडेंट दिख रही है। और ऐसे में राष्ट्रपति अगर उनका मनचाहा और एक बिल्कुल जैसा वो चाहते हैं और मजबूत कैंडिडेट भाजपा का, आरएसएस का वो ले आने में सफल होते हैं, तो 2024 का उनका रास्ता भी इसके साथ ही, जैसे उत्तर प्रदेश चुनाव से मैं मानता हूँ शुरुआत थी, राष्ट्रपति चुनाव में अगर वो अपने मन का कैंडिडेट
जिताने में, राष्ट्रपति बनाने में सफल होते हैं तो 2024 का रास्ता उनका बहुत सुगम हो जाएगा। जी आनंद सवारिया जी, देखिए आप कह रहे थे विपक्ष को इंतजार करना चाहिए था। विपक्ष तो बिल्कुल एकदम निखालिस कट्टर भाजपाई, कट्टर प्रशासनिक, कट्टर लोकतांत्रिक और कट्टर सैद्धांतिक कैंडिडेट को लेकर आया है। आप भी मन बड़ा कर लीजिए, कह दीजिए यशवंत सिन्हा तो आप ही के अपने हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए घर से निकल पड़े थे 2009 में, तो कह दीजिए बड़ा मन करके कि नहीं यशवंत सिन्हा ही सही है। अब ये तो बाहर का कोई आदमी लाए नहीं है, विपक्ष तो आप ही के बीच का लाए हैं, तो आप कह दीजिए इस बार सहमति बना के। सत्ता क्यों नहीं बड़ा मन कर सकती, हर बार विपक्ष ही क्यों बड़ा मन करेगा। और जो इंदु कांत जी ने कहा कि आपने जिन लोगों को मार्ग